जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। लग रहा है कि हुकूमत से निकलने के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उन्होंने कल जो पार्टी टिकट्स पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब के जिन 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं, वहां जो पार्टी टिकट अवार्ड किए हैं, तो लग रहा है कि बज़ाहिर अच्छे कैंडिडेट्स को और उन कैंडिडेट्स को जो कि नौजवान तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनका एक पुराना ताल्लुक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको पार्टी के टिकट दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और उस शख्सियत से कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर तहरीर किया। हामिद खान साहब मुल्क के मशहूर व मारूफ सीनियर वकील रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदानों में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा गहरा इनका ताल्लुक है और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पीटीआई के बानी अरकान में शामिल हैं। पीटीआई का मंशूर इन्होंने लिखा है, लेकिन पिछले चंद सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासतौर पर इमरान खान, हामिद खान से शदीद नाराज थे, क्योंकि हामिद खान के बारे में हर कोई जानता है, जो भी इनको जानता है वो ये बखूबी जानता है कि किसी लगी लपटी रखने के बगैर दबंग और बेबाक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बताने में, मौक़िफ़ सामने रखने में कोई आर महसूस नहीं करते। और यही वजह है कि जब हुकूमत में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हामिद खान की तनक़ीद अपनी ही पार्टी पे बढ़ गई। ख़ास तौर पे जब कुछ बयानात हामिद खान साहब की तरफ से ऐसे आए कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात कुछ ऐसी नौयत के हो गए हैं जो कि सियासी ताल्लुकात इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या ये कहा जाने लगा कि इस एस्टैब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हामिद खान साहब के इन बयानात की वजह से इमरान खान शदीद नाराज़ हो गए। पार्टी रुकनियत इनकी मुअत्तल कर दी गई और इनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया, जिसके बाद एक तरह से हामिद खान और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो गई। लेकिन अब जबकि हामिद खान की इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो सवालात ये बनते हैं कि क्या इमरान खान को अपनी माजी की अक्सर और बड़ी बड़ी गलतियों का इदराक हो गया है, उनका एहसास हो गया है, और क्या इन गलतियों का अब इजाला किया जाएगा? हामिद खान की जो वापसी हुई है, इसका ताल्लुक इमरान खान पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी और लीगल फैसलों पे क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद खान साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ सीनियर वकील रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक, जिन्होंने पीटीआई का मंशूर भी तहरीर किया। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपकी जो मुलाकात हुई है, अब आप बता चुके हैं कि ये इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश पे हुई है। किस तरह की रही ये मुलाकात, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद ये मुलाकात हो रही थी, दरमियान में बहुत सा एक बैड ब्लड था, दरमियान में बहुत सा एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट रहा, बहुत सी नाराज़गियाँ रहीं, तो जब ये मुलाकात हुई तो किस माहौल में हुई? जी, अच्छे माहौल में हुई है, अच्छी मुलाकात रही है। कोई तकरीबन लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात थी। उसमें मैं अपने कुछ पुराने साथी जो थे, जो बुनियादी हमारे कारकुनान थे, उनको भी मैंने तकलीफ दी, उनको अपने साथ लेके गया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो बातचीत हो उसमें और लोग भी जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गहरा ताल्लुक है और मुख्तलिफ वक्तों में अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो उनको भी मैं साथ लेके गया था और हम सब ने मिलकर उनसे मुलाकात की। तो क्या अब ये समझा जाए कि आपकी पार्टी रुकनियत बहाल हो चुकी है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ गए? देखिए, मेरी पार्टी रुकनियत अगर कभी भी नहीं ख़त्म हुई थी। वो एक दफ़ा शो कॉज नोटिस दिया था और मेरे नज़दीक वो बिल्कुल इलीगल था। मैंने जवाब में कह भी दिया था कि कानून के मुताबिक नहीं है, और मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी पार्टी छोड़ूंगा, ना मैं ये पार्टी मेरी उतनी ही है जितनी कि इमरान खान की पार्टी है। डे वन से हम इकट्ठे हैं और ये पार्टी बनाने में मैंने ही इसका जो है आइन जो पहला था उसको बनाया था और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे थे, बल्कि दूसरी तीसरी दफ़ा भी ये रिवाइज भी मेरी ही सदारत में हुआ था। तो इसलिए मैं उस किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कभी किया। उसके बाद बहरहाल मैं ये कहूँगा कि मज़ीद कोई किसी किस्म के एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी हमारी नहीं है उस जवाब के बाद। तो मैं समझता हूँ मामला वहीं पर ही ठप हो गया था।
ठीक है, लेकिन उसके बाद अमली तौर पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का उस तरह से हिस्सा नहीं रहे। जाहिर है आप दूर हो गए थे, आपकी दूरियां पैदा हो गई इमरान खान के दरमियान। तो क्या अब ये समझा जाए कि आप अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लीगल फैसलों में शामिल रहेंगे? अब इमरान खान से आपका जो राब्ता है वो मुस्तकिल बुनियादों पर और फोर फ्रंट पर रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब तक के मामलात पूरी तरह तय नहीं हो जाते, क्योंकि इख्तलाफात की वजह जो थी वो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी पर कब्जा किया था, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अलहदा हो गए, अलहदा होने पे मजबूर हुए हैं। तो उससे किसी हद तक तो हमारे ताल्लुकात में जो रुकावटें थी रुकी, लेकिन अभी भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं उनके इर्द गिर्द जो कि मैं समझता हूं किसी तौर पर पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है और वो कभी भी सही मशवरा नहीं दे सकते। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक इब्तदा हुई है, अभी हम कुछ उसके बारे में हतमी तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, जब मामलात बेहतर होंगे और भी ऐसे लोगों से छुटकारा पाया जाएगा कि जो लोग पार्टी की खैरखा नहीं है बल्कि अपने मकासद के लिए अपने एज अपॉर्चुनिस्ट आए हुए हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो घेराव में इमरान खान को रखें, जब तक उनसे उनकी छुटकारा नहीं मिलता, मैं नहीं जानता कि मैं या मेरे और जो साथी हैं वो उनके लिए कोई बहुत कुछ कर सकेंगे। अगर आप हामिद खान साहब निशानदेही कर सकें कि इस तरह के लोगों से कौन कौन लोग मुराद हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अभी भी गलत मशवरे दे रहे हैं खान साहब को? मैं एक्चुअली नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन लोग जानते ही हैं, जो कुछ उनमें से तो कानून के पेशे से भी साथ हैं और उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोग हैं अभी, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने भेजे हुए हैं और उनका मकसद तो बुनियादी तौर पे इस पार्टी पर नज़र रखना है और पार्टी लीडर को भी अपने घराव में रखना है। ये सारी चीज सोचे समझे स्कीम के तहत हुई है और इतने सालों से हो रही है। तो अगर कुछ लोग अलहदा हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे वो वैसे लोग जो है वो अलग हो चुके हैं, वो अभी भी मौजूद है काफी तादाद में और इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल हमने तो अपना नैरेटिव देना है खान साहब को कि हमारे निगाह में जो हम बुनियादी कारकुनान हैं, हम ये समझते हैं कि पार्टी का वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए, इन असूलों पर पार्टी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इन असूलों पर इसको एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए और इन असूलों पर इसके फैसले जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल पर हों या चंद लोगों पर हों, बल्कि एक मैकेनिज्म और एक इंस्टीट्यूशनल अंदाज से उनके फैसले हों और अमल दरामद हों। अब फवाद चौधरी के साथ आपके इख्तलाफात या फवाद चौधरी के नाम पर आपके एतराज़ात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो क्या फवाद चौधरी को भी आप समझते हैं कि उन्होंने घेराव में ले रखा है इमरान खान को, वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भेजे गए या वो गलत मशवरे दे रहे हैं? फिर बाबर अवान साहब, इनके बारे में क्या राय है आपकी? मेरे हाल में काफी हद तक सबको पता है मेरी क्या राय है इनके बारे में। मैं वैसे कोई इनका नाम लेना को पसंद भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपके एतराज़ात, आपके इख्तलाफात अभी तक बरकरार हैं और आप समझते हैं कि इनके फैसलों की वजह से या इस किस्म के लोगों के फैसलों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस हाल को पहुंची है? बिल्कुल सही कह रही हैं, इनमें ये लोग भी शामिल हैं और भी बहुत से लोग शामिल हैं, उनमें से कुछ लोग अभी भी है, कुछ छोड़ गए हैं। बहरहाल ठीक। अच्छा हामिद खान साहब, आपने इस बात का इजहार भी किया है कि इमरान खान को अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ, उनको इदराक हुआ। इस मुलाकात में आपको ये तासुर मिला, क्या वाकई आपको ऐसा मजबूत तासुर, यकीनी तासुर मिला कि इमरान खान को हुकूमत से निकलने के बाद अपनी गलतियों का इदराक और एहसास हो गया है और वो उन गलतियों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं? और वो कौन कौन सी गलतियां थी? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और हमारे सामने इस बात को तस्लीम किया है कि गलतियां हुई हैं। उनमें बिलखसूस गलतियां, क्योंकि एक स्टेज पर तो काफ़ी हद तक जहांगीर तरीन और अलीम खान और ऐसे दूसरे लोगों ने
پارٹی کو کیپچر کر لیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے پارٹی چلا رہے تھے، اور جو لوگ پرانے مخلص کارکنان تھے ہمارے پارٹی کے، جو نظریاتی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، علیحدہ ہونا پڑا۔ تو ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہے، اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے بہت پارٹی کو نقصان ہوا ہے، اور جو باتیں ہم مشورہ دیتے تھے کہ ان سے علیحدگی کیے جائے، انہیں دور کیا جائے، وہ صحیح تھا اور ان کو ساتھ رکھنا غلط تھا، جن کی وجہ سے جسٹس وجی الدین جیسے لوگ بھی ان سے دور ہو گئے اور پارٹی کے میں جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ یہ ایک تو انہوں نے بڑے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ دوسری بات جو انہوں نے، چونکہ اس معاملے میں میرے بہت شدید اختلافات ہو گئے تھے، وہ قاضی فائز صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے تھے، کیونکہ انہوں نے جب مجھ سے مشورہ لیا تھا، جب قاضی فائز صاحب کا ریفرنس فائل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ غلطی کی ہے آپ نے۔ وہ ایک ایماندار اور انڈیپینڈنٹ جج ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے میرا فڈے ہے، تو آپ کو پہلے تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا، مشورہ کرنا چاہیے تھا فائل کرنے سے پہلے، لیکن اگر آپ اب بھی مشورہ کر رہے ہیں فائل کرنے کے بعد، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو واپس لے لیں، کیونکہ اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان اور عدلیہ کو بھی نقصان ہوگا، اور اس سے نقصان ساری قوم کے سامنے ہے۔ عدلیہ کے اندر تقسیم پیدا ہوئی ہے، اس سے بہت سارا حالات خراب ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو امبیرس ہونا پڑا ہے اس کیس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ انہیں کچھ لوگوں نے مس لیڈ کیا تھا، اور میں اس غلطی کے تحت ان کے غلط مشورے کی بنیاد پر میں نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا، جو کہ حقیقت میں غلطی تھی۔ تو اب اس غلطی کو، جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی غلطی کو عمران خان اس کی جو درستی ہے وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، یا ریکٹیفائی کیسے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو؟ دیکھیے، وہ تو ایک سلسلہ تھا جو گزر گیا، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، ریفرنس کویش ہو گیا، اس کا ریویو پٹیشن بھی جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی، تو وہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو لیکن بہرحال اس کی ایک کاسٹ تو ادا کی، اس کی ایک کاسٹ تو ادا کی نا جسٹس قاضی فائز صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے، ان کے گھر والوں نے۔ تو اس غلطی کو عمران خان کیسے ریکٹیفائی کریں؟ بالکل صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا یہ ایکنالج کرنا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، یہ بھی کافی حد تک قوم کے سامنے، چونکہ انہوں نے میرے سامنے ہی نہیں یا چند لوگوں کے سامنے نہیں، اس سے پہلے انہوں نے بالکل کھلے عام پبلکلی یہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو اس طرح سے کسی حد تک تو انہوں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، غلطی تسلیم کر کے۔ بہرحال جس مشکلات سے اور جن سے گزرے ہے قاضی صاحب اور ان کی فیملی، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا تو اس سٹیج پہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کرے کہ اس کیس کی وجہ سے جو عدلیہ کے اندر تقسیم پیدا ہوئی ہے یا جو کھچاؤ پیدا ہوا ہے، تناؤ پیدا ہوا ہے، وہ عدلیہ کو خود درست کرنا پڑے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز جو ہے اس کا ایک پرماننٹ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، جس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے عدلیہ میں جو سپریم کورٹ میں ججز جو ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ عدالتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے عدلیہ کا یونائٹڈ ہونا ان کا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، اب آپ کے ویسے بہت سے سٹیٹمنٹس تھے، میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کا ایک دبنگ بے باک انداز ہے، آپ لگی لپٹی رکھتے بغیر جو بھی آپ کا نظریہ ہوتا ہے، آپ کا موقف ہوتا ہے، آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا ایک سٹیٹمنٹ وچ پرووڈ آؤٹ ٹو بی دی لاسٹ اسٹرا آن دی کیملز بیک، وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات یا کچھ اس قسم کا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے، یا بہت زیادہ اثرات اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی پہ ہو رہے ہیں۔ اب جبکہ حکومت سے باہر آ گئے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے، اور ساتھ ہی وہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں جن کا ایک نظریہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی جماعتوں میں، تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو، عمران خان کی سیاست کو ویز اسٹیبلشمنٹ؟
اس کے بارے میں کچھ حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ایک بات کا تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے کہا تھا کہ آپ کی ایک لائف لانگ سٹرگل ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اس بات پر کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میں اب آپ کے ویو پوائنٹ کو زیادہ اچھی طرح سے مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت وزن تھا آپ کے اس ویو پوائنٹ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے پھر ایک طرح سے اکنالج کیا ہے کہ اس حوالے سے میری جو سوچ تھی یا میرا جو نظریہ تھا وہ درست تھا، اور درست ان کے نزدیک ثابت ہوا ہے جن تجربات سے وہ پچھلے 3.5 سال میں گزرے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں، یا ابھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا مڈل گراؤنڈ میں کہیں پر ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت مڈل گراؤنڈ میں ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا، اور جو آنے والے واقعات ہیں ان سے کچھ ہم ان کی بنیاد پر ان کے پس منظر میں ہی کہہ سکیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ کس حد تک اینٹی پی ٹی آئی رول اسیوم کرتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے اس وقت. تو اس سے ڈپینڈ کرے گا کہ عمران خان صاحب کے نظریات جو ہیں اس پر بڑی حد تک ان کا دار و مدار ہوگا. مڈل گراؤنڈ میں ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یا آپ نے یہ تاثر پایا کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتا، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یا آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تو کیا آپ ان باتوں سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اور آپ اس سے ایگری کریں گے؟ میں شاید اس کو پوری طرح اس سے ایگری نہیں کروں گا، لیکن بہرحال ایک گنجائش ضرور نظر آتی ہے کہ انہوں نے رکھی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بہت پہلے سے ہے کہ اقتدار میں آ کے ہی کچھ اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ مددگار ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں گنجائش پیدا کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اقتدار میں آنے کے لیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے خواہاں ہیں، لیکن آپ اس سے ایگری نہیں کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے حامد خان اور عمران خان؟ دیکھیے یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہرحال میں سمجھتا ہوں میرا تو نظریہ اس معاملے میں بڑا فرم ہے، لیکن جو لوگ پریکٹیکلی پاور گیم کھیلتے ہیں ان کے بارے میں اور جو کچھ ان کو بتایا گیا ہے، انہوں نے تو یہی سمجھایا ہے کہ اس ملک میں پار گیم میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم رول ہے، اور وہی بعض اوقات ایک طرح سے ڈیسائیڈنگ فورس بن جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے سال کے اندر جو کچھ تبدیلیاں ملک کے اندر آئی ہیں، ایک وقت تھا جب نواز شریف کا بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول رہا ہے، چاہے 93 میں تھا، 99 میں تھا، یا اب بھی 2017 کے بعد تو وہ تھا. اور انہوں نے جس طرح اپنے جلسوں میں بھی خطاب کیا ہے، بڑے براہ راست خطاب کیا ہے کہ باجوہ صاحب یوں کر رہے ہیں، اور وہ تو لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی تبدیلی آئی. اتنا سخت سٹینڈ لینے کے بعد وہاں بھی انہوں نے اپنا جو ہے رخ بدلا ہے. تو یہ باتیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر اس سے دوسروں کو بھی یہی نظر آتا ہے کہ پھر اس معاملے میں گنجائش پیدا کرنی چاہیے. یہاں پر رستہ اقتدار کی سیڑھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی چڑھی جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ ہی آ سکتے ہیں اقتدار میں، اس کے بغیر نہیں آ سکتے؟ اگر اس کے بغیر آ جائیں تو یہ ملک میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور میں سمجھوں گا اس سے یہ تقریباً اتنا ہی اہم جو مرحلہ ہوگا جتنا کہ اردوغان نے جس طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ترکی میں تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یہ وہی سٹیپ ہوگا. ٹھیک.
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान साहब, हमारे अहम तरीन और कुछ तल्ख सवालात का भी बड़ी खंदा पेशानी के साथ, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे थे। सर थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। आपको आइंदा भी किसी न किसी नशिस्त में प्रोग्राम के लिए सहमत देते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ हुकूमत के मामलात के हवाले से, महंगाई के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत से सवालात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल डिबेट करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल डिबेट के हवाले से। दो तीन अहम मामलात। एक तो हुकूमत को, मखरूत हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अवाम को इन 2 महीनों में कोई ऐसा सुकून नहीं मिला, कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आई जिसकी बिना पे अवाम ये कह सके कि जी इमरान खान की हुकूमत बहुत बुरी थी, मखरूत हुकूमत ने आता ही बड़े जबरदस्त काम कर दिए हैं, या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है इमरान खान को हटाने के बाद। बल्कि अगर कहा जाए, खुदा लगती कहा जाए, तो मामलात मजीद खराब ही हुए हैं। डॉलर का रेट इस वक्त 206 तक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट, कोई सूरत हाल वहां की अच्छी नहीं है। बिजली आज मजीद महंगी कर दी गई है और इसके बाद मजीद महंगी होगी। गैस भी मजीद महंगी कर दी जाएगी। पेट्रोल 20 से 30 रुपए मजीद महंगा कर दिया जाएगा। लोड शेडिंग, अवाम शदीद तंग आ चुके हैं। 12 से 15 और कई इलाकों में 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग मामूल हो गई है, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कम अज कम बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में हम लोग बैठे हैं, कम अज कम यहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। और लग ये रहा है, अपेरेंटली बज़ाहिर तासुर ये है कि हुकूमत के पास इस सारे अफरीद से निपटने के लिए कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है, अगर कोई जो एक फौरन सा हल है महंगाई से निपटने का अवाम के लिए, तो वो आज हुकूमत के एक बड़े सीनियर और बड़े बावकार वजीर हैं, उन्होंने बताया है। एहसन इकबाल साहब ने, उन्होंने अवाम को क्या मशवरा दिया है कि महंगाई से कैसे निपटना है, आप खुद सुन लीजिए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एहसन इकबाल साहब की बात आपने सुनी है। वो कहते हैं कि जी अवाम के लिए अपील है, अवाम के लिए मशवरा है कि जो चाय की प्यालियां आप पीते हैं दिन में 2-2, 3-3, 4-4, पाकिस्तानी कौम बड़ी चाय पीने की शौकीन है, तो चाय की एक प्याली कम कर दें, क्योंकि जो चाय की पत्ती हम इंपोर्ट करते हैं उससे भी इंपोर्ट बिल पे बड़ा फर्क पड़ता है और बड़ी महंगाई हो जाती है। अवाम को महंगाई से निपटने का ये मशवरा है। अब एहसन इकबाल साहब बड़े सीनियर, बड़े एक अक्लमंद किस्म के वजीर हैं, उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं की जा रही थी। तो ये हुकूमत में आने के बाद सियासतदानों को क्या हो जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमें मशवरा मिलता था कि जी महंगाई हो गई है तो 2 के बजाय 1 रोटी खा लें। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी अगर महंगाई हो गई है तो आप 2 प्याली चाय के बजाय 1 प्याली चाय पी लें। क्या ये है सॉल्यूशन अवाम को रिलीफ देने का हुकूमत के पास? इसी पर सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं, SAPM हैं, शेख फयाजुद्दीन साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ वकील रहनुमा हैं, सरदार लतीफ खान खोसा साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हम आज फैटफ के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। शेख फयाजुद्दीन साहब, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए हैं, हम आपको चाय पिलाएंगे, लेकिन एहसन इकबाल कह रहे हैं कि जी आप 2 प्याली की बजाय 1 प्याली चाय पिए, ये है महंगाई कम करने का नुस्खा। सर ये नुस्खा है आपकी गवर्नमेंट के पास महंगाई कम करने? बात ये है कि जैसे उन्होंने कहा आप मुझे 1 प्याली पिलाइए, 2 ना पिलाइएगा। सर हम आपको 2 की बजाय 4 पिला देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखे ना, चाय एक लुत्फ का तरीका है, ये कोई बुनियादी इंसान की खुराक की जरूरत नहीं है। आप रोटियां कम करेंगे तो आदमी भूखा मर जाएगा, चाय कम कर देंगे तो 2 की बजाय 1 प्याली पी लेंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट बिल में हमारा फर्क, आपको पता है ना, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाय का। तो अगर हमने डॉलर बचाने हैं और मुल्क के लिए तरक्की, डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि चाय की पत्ती बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। आपको पता है कितने बिलियन डॉलर की पत्ती इंपोर्ट होती है? कितने बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है? ये मैंने आज ही सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाय का। जी बिल्कुल, चाय की पत्ती का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान। लेकिन कितना इंपोर्ट बिल पे कितना फर्क पड़ जाता है? ये मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन सर डॉलर के रेट का चाय की पत्ती से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट। नहीं, डॉलर बचेंगे अगर आप कम पत्ती इंपोर्ट कितने डॉलर बचाएंगे आप एक चाय की पत्ती से? अवाम को रिलीफ, सर ये ब्रिगेडियर हारिस भी हंस रहे हैं, सरदार लतीफ खोसा आपके इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट में, वो भी हंस रहे हैं। सर ये नुस्खा है आपके पास अवाम को रिलीफ देने का? ब्रिगेडियर साहब जरूर हंसेंगे, लेकिन लतीफ खोसा साहब नहीं हंसेंगे, वो कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते।
कॉफी भी कम करवाएंगे आप लोग? कॉफी भी इंपोर्ट आप होती है। पूछ लीजिए उनसे। अभी ग्रीन टी भी है। सर ये नुस्खा है आपकी गवर्नमेंट के पास महंगाई कम करने का, आवाम को रिलीफ देने का? नहीं, और भी बहुत सारे नुस्खे हैं हमारे पास। इंशाल्लाह आप देखें, आप क्या तवक्को करती हैं कि 2 महीने में हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी अलादीन का चराग है, हम घिसाएंगे और महंगाई खत्म हो सर जाएगी? यही बताया था आप लोगों ने हमें। हमने कभी नहीं ये बताया। सर आप लोग अपोजिशन में होते थे, आप लोग यही कहते थे कि जी ये नाअहल है, नालायक है इमरान खान, हम आएंगे हम सब ठीक कर देंगे। नाअहल नालायक हैं तो उन्होंने मुल्क को इस प्रॉब्लम में डाल दिया है कि जो तरक्की करता हुआ मुल्क फिर था, आप क्यों आए? जो एशियन टाइगर बनने वाला था, आज वो पस्तियों में गिर गया है। ये 3.5 साल में है। आप ये देखें, जो ब्रिगेडियर हारिस बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, फिर आप लोग क्यों आए? क्या कह रहे हैं, वो कह रहे फिर आप लोग क्यों आए? हम इसलिए आए हैं कि एक वक्त के साथ हम वो जो सारी जो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, नाअहल और निकम्मी हुकूमत ने, हम उसको खत्म करेंगे। आपने देखा 3.5 साल में कितना कर्जा ले लिया। 78% कर्जा इन्होंने इंक्रीज किया है। जो हमने 75 साल में कर्जा लिया है, इन्होंने वो 3.5 साल में उसका 78%। सर कर्जे का आटे की प्राइस के साथ क्या ताल्लुक है? कर्जे का चीनी की प्राइस के साथ क्या मैं ताल्लुक अर्ज करता हूँ, उसका ये फर्क है, जब आपके कर्जे बढ़ जाएंगे तो आपको अपनी किटी को थोड़ा स्वेल। सर आटा तो गंदम तो आपने यहाँ प्रोड्यूस करनी है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने यहाँ, उसका तो कर्जों से कोई ताल्लुक नहीं। उसका जवाब मैं भी देता हूँ ना। जब ये हुकूमत आई थी, आपको याद होगा कि हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। वो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी जिसने सरप्लस गंदम यहाँ पे पैदा की थी और वो हमने एक्सपोर्ट की थी। सर और आज हम गंदम अवाम को आज रिलीफ चाहिए सर, 2018 का रिलीफ नहीं चाहिए अवाम नहीं, अवाम को 2022 का तो रिलीफ चाहिए। जादू की छड़ी तो हमारे पास नहीं है। हम इंशाल्लाह आप हाथ खड़े कर रहे हैं। हम नहीं, हाथ खड़े नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप हमें वक्त दीजिए। हम इंशाल्लाह करप्शन जो जब हम खत्म करेंगे, आपको पता है ना हमारा करप्शन में कितना टाइम चाहिए? इंशाल्लाह 1 साल के अंदर। जब 1 साल चाहिए, 1 साल तक आवाम पिसती रहे सर, नहीं पिसती ना रहे। हम कब कहते हैं ऐसा ऐसा हम उनको सर, रिलीफ पेट्रोल देते। की प्राइस देख लें, अभी आप लोग 20-30 रुपए पेट्रोल आप 300 रुपए लीटर तक पहुंचाने तो जा आप रहे हैं। क्या चाहती हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल लेके हम 80 रुपए में बेच दें? गरीब मुल्क जो कर्जों के बोझ में जकड़ा हुआ है, वो मजीद कर्जों में, यानी कि सोल्यूशन कोई नहीं आप लोगों के पास? सोल्यूशन है, मैंने अर्ज तो कर रहा हूँ। सर ये तो वही काम कर रहे हैं ना आप लोग, जो इमरान खान के दौर में था काम, ये तो वही काम कर रहे हैं। नहीं, हम वो काम हर चीज महंगी किए जा रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे। हम कर्जे नहीं लेंगे, इतना कर्जे नहीं लेंगे कि जो 75 साल में कर्जे लिए हों उसका 80% हम 1 साल में ले। हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे सर। ठीक, अब जवाब मुकम्मल। मैं ये कह रहा हूं कि आप हमें मौका दीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट सामने आएगा, लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और इंशाल्लाह हम तरक्की की दौड़ में फिर शामिल हो जाएंगे। सर मौका तो आपको खुदा ने दे दिया है, खुदा के बाद आपको खलाई मखलूक ने भी मौका दे दिया। खलाई मखलूक ने जिसको मौका दिया था उसको दिया था, हमें तो लोगों ने अदम इत्मीनान में उनको हटा के हमें वोट दिया। चलिए डिबेटेबल है सर, इस पे फिर कभी बात कर लेंगे, बट सारे सवालात के जवाब नून लीग ही क्यों दे? सर पीपल्स पार्टी आप लोग भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं जो इस वक्त अवाम पिस रही है। सरदार लतीफ खान खोसा साहब, चाय की 1 प्याली आपने पीनी है, बल्कि आप कॉफी पीते हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब बता रहे हैं कॉफी की आधी प्याली कर देनी है आपने सर, या 1 प्याली कर देनी है? आपके अपने ही वजीर ये मशवरा दे रहे हैं आप सबको महंगाई से निपटने का। हमने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमने भी और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि आइए हम मिलकर मीसाके मईशत जो है ये हम मुंजबित करें और इस कौम को मुआशी बहरान से निकालें, और ताकि हम खुशहाली की तरफ सफर को गामजन कर सकें। लेकिन जिस अंदाज से मोहतरम इमरान खान साहब ने धुतकार कर और कहा कि मैं बात करने का भी इनके साथ जो है रवादार नहीं हूँगा, और वो उन्होंने जो ज़बान वहाँ इस्तेमाल की आपके सामने है। देखिए इस तरह से न तो हुकूमतें चलती हैं न रियासतें चलती हैं। ट्रेजरी, हुकूमती बेंच और ऑपोजिशन जब तक मिलकर काम न करे आपके रियासत के अमूर नहीं चल सकते। अब 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी सोलो फ्लाइट पर जो कुछ किया आपके सामने है। पहले कहते रहे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, जो कौम जाती है वो भिखारी बन जाती है। भिखारी कभी खुददार नहीं होता है, कभी सॉवरन कंट्री नहीं हो सकती है। मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा। 9 महीने इन्होंने अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका वजीर था, जिसको 18 साल 22 साल जो भी है तैयारी कराई थी इन्होंने मईशत की, उन्होंने 9 माह तो इस तजब्जब में लिया कि IMF के पास जाया जाए या न जाया जाए, और उसका नतीजा आपने देख लिया। वो खोसा साहब ये पुरानी बातें हो गई, आप लोग अपोजिशन में नहीं है, अब आप लोग गवर्नमेंट में हैं। नई बात भी सुन लीजिएगा। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट रियासत जो है
کبھی بھی سابقہ حکومت کے جو ریاستی معاہدے ہوتے ہیں ان سے باہر نہیں جا سکتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ڈیل کی، آئی ایم ایف کے اس ڈیل سے آنے والی حکومتیں بھی نہیں اس سے مبرہ ہو سکتی ہیں. آنے والی جو ہے ہم سر یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس سبسٹیٹیوٹ پلان کوئی نہیں تھا. آپ لوگ جب پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف کا تانا دیتے تھے تو آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اس وقت. ایک منٹ غریبہ، بہت تند و تیز آپ نے باتیں بھی کی ہیں، ذرا سننے کا حوصلہ بھی رکھے. ہمارے اندر حوصلہ ہے، آپ بھی ذرا سنیے گا. ضرور مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم وہی کام کریں جو خادم رضوی صاحب نے کہا تھا، اے میں مارا گا منہ نے اسے، نہیں دیں پیسے، جاؤ جو کرنا یہ کر لو. تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم آنے ساری ہم یہ کرتے کہ ہم نہیں مانتے عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب کے معاہدوں کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے منضبط کیے، ہم نہیں مانتے، جاؤ جہاں جو کرنا ہے ہمارا کر لو؟ یہ ہم کر سکتے تھے؟ کوئی حکومت آنے والی کر سکتی تھی؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ہم ان کے پابند نہیں تھے؟ اور انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کو پتہ چل گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو پتہ چلا جب، تو اس نے 10 روپے کم کر دیا جو ہے، تاکہ آنے والی حکومت کے لیے جو ہے یہ چھوڑ جائیں اور اپنی گڈ ول ایک ساکھ بنا جائیں کہ میں نے تو تیل کم کیا تھا، انہوں نے زیادہ کیا. اب پہلی شرط آئی ایم ایف کی یہ ہے کہ سبسڈی ختم کرو. ہماری طرف سے یہ متعین نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ جو ہے مندرج کیا تھا کہ سبسڈی ختم کریں. اب مجھے بتائیں، ہم نے 30 روپے جب کی پیٹرول پہ لگایا تو وہ نہیں مانے، اس پر بھی ہم نے 60 روپے کیا، وہ پھر بھی. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. آپ بے شک ہمیں بدنام کرتی رہے، جو مرضی کہتا رہے دنیا، مگر مجھے بتائیں کسی حکومت کو یہ شوق آتا ہے؟ ہمیں شوق آتا ہے کہ ہم جو ہے عوام پر یہ جو ہے وہ پاس اوور کریں؟ ہمیں تو ظاہر ہے کہ عوام کو جو ہے سہولت دینے کے لیے ہی ہم آئے ہیں. ہم تو کسی کو بدنام ہم نہ کسی کو بدنام کر رہے ہیں، نہ کریں گے، نہ ہی میرا یہ طریقہ ہے، نہ ہی میں اس پہ بلیو کرتی ہوں. میں تو صرف سوال کر رہی ہوں. ہم صرف سوال کر رہے ہیں کیونکہ عوام ہم سے پوچھتے ہیں. سر آپ بھی عوام میں جاتے ہوں گے. سر آپ لوگ عمران خان کی پالیسیز کو ہی لے کے آگے چل رہے ہیں نا، تو پھر عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان آ جائے اسمبلی میں، دیکھیں نا، عمران خان آ جائیں، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، مل کر میثاق سر آپ لوگ معیشت پالیسیز کرتے تو ہیں. عمران خان کی لے کے چل رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر آپ عمران خان کو ڈیل کرنے دیتے، پھر وہ برے بنتے عوام کے سامنے. عمران خان کی پالیسی ایک غلط پالیسی ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتی ریاست. آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، ہم نہیں نکل سکتے اس میں سے، اور اس کو ہم نے لے کر جانا ہوگا، کیونکہ یہ ریاستی معاملات ہیں اور ریاستی امور میں آنے والی حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، حکومت کے جو کیے ہوئے ہوتے ہیں عوامل. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ہے 5.2 ٹریلین روپیز کا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، محترم عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے. آپ کا 2.5 ٹریلین روپیز آپ کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کر گئے ہیں محترم عمران خان صاحب. آپ کا 17.5 جو ہے بلین ڈالر آپ کا جو ہے فورن ریمیٹنسز آپ کے پاس فوریکس اکاؤنٹس تھے، وہ ماشاءاللہ 9.7 بلین ڈالر چھوڑ کر گئے ہیں، جو 1.5 مہینے کی آپ کی امپورٹ کا بل بھی جو ہے فٹ نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کی ریاست کو وہ کس قدر جو ہے وہ جکڑ کر گئے ہیں، اور اس میں سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کو آپ کے پاس آئی ایم ایف کا ٹرانچی آپ کو چاہیے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف نہیں دیتی ہے تو ورلڈ بینک آپ سے جو ہے نہیں دیتا ہے، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نہیں دیتا ہے، آپ کی اوپر سے وہ جو ہے پاٹف کی بھی آپ کے پاس لٹک رہی ہے. تو مجھے بتائیں، آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، لیکن سر ایک عام دہاڑی دار بندہ، ایک عام ٹھیلا لگانے والا، ایک عام چھوٹا دکاندار، سر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. مجھے بغیر حارث نواز صاحب کی طرف جانا تھا، لیکن شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھی. جب عدم ہوا اور ہم نے حکومت لی تو ہمارے پاس 2 آپشن تھی. یا ہم اپنی سیاست بچاتے اور حکومت توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیتے، یا ریاست بچاتے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ریاست بچانی ہے. سیاست زندگی ہے تو چلتی رہے گی، لوگوں کو انشاءاللہ اتنا شعور ہوگا کہ وہ سمجھیں. الیکشن میں جاتے تو ریاست نہ بچتی، ڈیفالٹ ہو جاتا ملک.
आपके सामने जैसा कि खोसा साहब ने बताया है कि हमारे पास 6 हफ्ते का सारा रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, तो कैसे मुल्क चलता, कैसे हम रीपेमेंट करते? इस साल आपको पता है कितने बिलियन डॉलर का कर्जा वापस हमने करना है? ये सब कुछ हमने समझ के किया है, सोच के किया, और ये सोच के किया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके इत्तेहादियों ने ये फैसला किया है कि हमने रियासत बचानी है। जिंदगी रही, मुल्क रहा, तो सियासत चलती रहेगी। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपके इस फैसले के नतीजे में अवाम भी बच जाएं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आप बतौर एक आम पाकिस्तानी किस तरह आप देखते हैं, सारे हकाइक बता रहे हैं शेख फयाजुद्दीन साहब भी, सदात लतीफ खान खोसा भी, कि बड़ी मोटे मोटे फिगर्स हैं कि जितने कर्जे, इतने रेमिटेंसेस खत्म हो गए थे, इतना ये सर्कुलर डेट वगैरह वगैरह। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं? और दूसरा, बतौर एक सीनियर दिफाई तज्जियाकार के, एस्टैब्लिशमेंट का कितना किरदार है इस सारे हालात के बिगड़ने में? क्या एस्टैब्लिशमेंट को भी मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है इमरान खान के साथ साथ? गरीदा, गिव मी 2-3 मिनट्स। एक बात तो ये है, सबसे पहली मेरी सिंपल सी फयाज चाचा भी और खोसा साहब भी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, सिटीजन पाकिस्तान, नॉट बिलोंगिंग एनी पार्टी। बात ये कि क्या इनके पास कोई प्लान था कि हम अगर आएंगे, इमरान खान का उस वक्त ग्राफ जो है ना नोज डाउन जा रहा था, एंड PMLN का ग्राफ डेफिनेटली ऊपर था बिकॉज ऑफ दे वर नॉट डिलीवरिंग। और अगर वो 6 महीने और रहते तो आई थिंक इनके लिए बड़ा इजी इलेक्शन, अगर अर्ली इलेक्शन होता तो ये कन्वीनियंट हो जाते। नाउ इट इज अदर वे राउंड। इमरान खान ने नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, जो भी बात की कि मुदाखलत हुई है या मुझे हटा दिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, वट एवर इट इज। इनका काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए था? काउंटर नैरेटिव ये होना चाहिए था कि आप डॉलर की कीमत कम कर सकते थे, तो करते, आप पेट्रोल डीजल की कीमत कम करते, आवाम को रिलीफ देते, ताकि काउंटर बैलेंस हो जाता और फिर ये कहीं ना रीजन होते। अब तो आपने उनका काम आसान कर रहे हैं कि हर चीज की महंगाई अभी 60 रुपए बढ़ गई, 1-2 हफ्ते के बाद देखें पेट्रोल कहाँ जाएगा, डीजल कहाँ जाएगा, गैस कहाँ जाएगी। उससे जो एक इन्फ्लेशन का और महंगाई का तूफान आएगा, दे विल नॉट बी एबल टू कोप विद दैट। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि आपको आने की जरूरत नहीं, जब आपको नजर आ रहा है कि ये हालात हैं तो उसको लेट हिम फेस द म्यूजिक। ही हैज मेड द पॉलिसी। फिर शौकत तरीन कह रहे हैं कि मैंने 466 अरब रुपीस का कहीं ना कहीं से मैंने निकाले हुए थे जो हम इसको रिकवर कर रहे थे। अब इशू ये है कि नाउ इज द थिंग, ठीक है, वट एवर हैज हैपेंड, FBR में 2000 से 3 अरब की एक साल में चोरी होती है, वी ऑल नो इट। 700-800 अरब रुपया स्टेट कॉर्पोरेशन से लगता है। आई फील कि ये चीजें हैं जो IMF को बताएं कि जी हम अब इसको रिकवर करेंगे, हम 700-800 हम अपनी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और जो इतने हैवी वेट्स पड़े हुए हैं हम उनको खत्म करेंगे, 400-500 बिलियन डॉलर उधर से निकालेंगे, FBR से हम रिकवरी करेंगे। FBR भी 7000 अरब रुपया निकाल रही है, इनकी कैपेसिटी जो है ये 2000 अरब की है। अगर ये इनकी करप्शन खत्म हो जाए, आपको कराची पोर्ट पे, हम सबको पता है, खोसा साहब कराची में रहते हैं, सारे सिस्टम को समझते हैं, आपको इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर के पास क्या कुछ है, क्या वो करते हैं, ये चीजें इन हाउस हम ठीक कर लें, वी कैन कन्विंस IMF कि जी ये हम 6 महीने में करेंगे, हमें आवाम को रिलीफ देने दें, एंड देन ये हम ऐसे पैसे को मस्टर कर लेंगे। दी दैट थिंग नाउ इज टू बी डन, ताकि मुल्क को एक सही शिफ्ट पे ले जाएं और PMLN इस क्राइसिस से भी निकले, या अर्ली इलेक्शंस करें अक्टूबर में, और जो अवाम मैंडेट देते हैं उसको लेके आए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, शेख फयाजुद्दीन साहब और सदात लतीफ खान खोसा साहब, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे। प्लस FATF का इजलास आज जर्मनी में शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े रोशन इम्कानात हैं कि ग्रे लिस्ट से निकल जाए। इसमें हुकूमत का कितना किरदार है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में इन पॉइंटर्स पे अमल हुआ, प्लस GHQ का, इसमें पाक आर्मी का कितना किरदार है, इस हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सदात लतीफ खान खोसा साहब, शेख फयाजुद्दीन साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। कुछ FATF के हवाले से बात कर ली जाए। FATF का आज सेशन जो है, आज उनकी मीटिंग जो है वो जर्मनी में शुरू होने जा रही है, और पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं, और इसी बिना पे कहा जा रहा है कि बड़े कवी इम्कानात हैं, बड़े मजबूत इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, और इसमें पाकिस्तान आर्मी का बड़ा अहम किरदार है। खासतौर पर इसी हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहकाम
अहकामात पे, जनरल कमर जावेद बाजवा के अहकामात पे आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर जनरल की सरबराही में GHQ में एक स्पेशल सेल कायम किया गया, जिसने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, फैटफ का तावान और टारगेट किलिंग पे एक मौसर स्ट्रेटजी बनाई। और उसके नतीजे में जो जिन पॉइंट्स पे अमल दरामद हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की को पायदार और मुस्तहकम बनाने के लिए कानूनी, माली और दहशतगर्दी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं को हल करने के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम के हवाले से और इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेटरी एक्ट में तरामीम, हवाला हुंडी, ये सारे वो मतलब जितने भी 27 में से 26 पॉइंट्स हैं, ये अचीव किए इस सेल ने, जो कि GHQ में आर्मी चीफ की हिदायत पे एक सेल कायम किया गया। अब ये सारे पॉइंटर्स, इमरान खान की हुकूमत भी इसका क्रेडिट लेती है कि जी हमने ये फैटफ के पॉइंट जो हैं वो इन पे अमल दरामद करवाया है, जबकि GHQ में भी एक सेल मौसर अंदाज से इस पे काम कर रहा था। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये फैटफ में खुदा करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाए, व्हाइट लिस्ट में आ जाए, क्रेडिट इसका किसको जाएगा, इमरान खान की गवर्नमेंट को या GHQ को? देखिए, ज्यादा क्रेडिट इट गोज टू जनरल बाजवा, चीफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने एक स्पेशल सेल मैकेनिज्म सेल बनाया, GHQ के अंदर 2 स्टार जनरल को पोस्ट किया। ही डिड लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद तमाम अदारे जो हैं एजेंसीज के साथ मिल के, और उसमें मनी, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, फाइनेंशियल टेररिज्म है, उसके बाद ये ने नॉन स्टेट एक्टर्स को अरेस्ट भी किया, उनके मुंजमद अकाउंट किए, सारे चीजों को क्लियर किया गया, $53 बिलियन रिकवर भी किया जो टारगेट किलिंग में और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होते थे। तो नाउ अब 26 पॉइंट कवर कर लिए। फिर टर्की, मलेशिया और चाइना ने आई थिंक काफी हद तक इस वक्त इस सपोर्ट किया कि वी विल सपोर्ट के पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में लिया गया, ग्रे से निकाला गया। तो इसके साथ जाहिर है कि आई वुड से कि प्लस जो भी गवर्नमेंट होती है उसको भी एक क्रेडिट जाएगा और वो लेने की कोशिश भी करेंगे। बट मिलिट्री ने बहुत कोशिश की है, यकीन करें कि इसमें बहुत एफर्ट है, और ये अब हमें सबको उम्मीद है कि इस दफा इसमें से पाकिस्तान शुड बी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। डिपेंड करता है कि इसमें यूरोप और अमेरिका कितना पार्ट प्ले करते हैं। इंडिया तो जाहिर है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि पाकिस्तान शुड रिमेन इन ग्रे लिस्ट, लेकिन उम्मीद है कि वी आर वेरी होपफुल कि इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, एंड देन वी शुड मूव फॉरवर्ड, और जो हमने स्टैंडर्ड मेजर लिए इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है शेख फयाज साहब, आप लोग सारी की सारी बुराइयां इमरान खान की गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं, बट ये फैटफ के पॉइंटर्स पे अमल दरामद 27 में से 26 पॉइंट्स, ये कम से कम अचीवेबल तो इमरान खान के दौर में हुआ ना, तो ये क्रेडिट तो आप इमरान खान को दें। फिर भी मैं एक बात करना चाहूंगा छोटी सी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका का भी होगा फैसले में। तो जितने अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के से और यूरोप से इमरान खान साहब के हैं, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें कमल तक हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत तो वो आपको कहते हैं ना कि, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने भेजी है ना, वो हमें ये कहते हैं कि हमें अमेरिका ने भेजा है। तो अमेरिका से जो ताल्लुकात है उनके आपको भी पता है, यूरोप के बारे में जो कहते हैं वो भी आपको पता है। तो मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत की जो हम क्रेडिबल हैं, और इंशाअल्लाह इस हुकूमत की वजह से और जनरल बाजवा साहब के इक़दामात जो आपने बताए हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे आज ही मेरे इल्म में आए हैं, इंशाअल्लाह हम फैटफ से निकल जाएंगे, इसमें हमारा भी हिस्सा होगा। इसका क्रेडिट भी आप लोग नून लीग की गवर्नमेंट या कोalition गवर्नमेंट ही लेगी, इमरान खान को नहीं देंगे इसका क्रेडिट आप? नहीं, कुछ किया होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी फौज के दबाव में आके किया होगा, वरना उन्होंने तो जो बात जिंदगी में की है उससे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया है, कभी उन्होंने बात करके उस पर अमल कभी नहीं किया। मैं आपको ऐसे 20 मिसालें बता सकता हूँ कि जो उन्होंने कहा उसका उलट किया। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इसमें किसी का भी हिस्सा हो, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ये अच्छी खबर होगी। ठीक है, लेकिन आपको ताना तो देते हैं ना ऑन द लाइटर नोट, ये अगर पाकिस्तान इसमें से फैटफ की ग्रे लिस्ट में से निकल आता है तो बहुत बड़ी एक रियासत के लिए कामयाबी होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए। बट ऑन अ लाइटर नोट इमरान खान ताना आपको देते हैं वोटेड गवर्नमेंट का कि आपको अमेरिका लेके आए, तो इसका मतलब है कि अमेरिकन लॉबी जो है उसने फिर आपके लिए काम किया होगा ना? नहीं, ये तो आप भी वकीलों की तरह वकील खोसा साहब वकीलों की तरह बात आप कर रही है, ऐसा नहीं है, ताल्लुकात की बात है। अगर आप अमेरिका को गालियां देंगे, आप ये कहेंगे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत हटाई है, तो वो आपकी मदद करेगा, जबकि इसमें कोई हकीकत में कोई इसमें सच्ची बात है ही नहीं। तो जब उस पर फैटफ से अगर निकल आते हैं तो अमेरिका आपकी हुकूमत की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। खोसा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? योर कमेंट ऑन दिस? देखें गरीदा, मैं तो समझता हूं कि ये
ظاہر ہے کہ ایک بدقسمتی سے ہمارے اوپر یہ جو عذاب آیا فیٹف کا، اور گرے سے ہمیں بلیک میں لے جانے کے لیے ہندوستان اور یہودی لابی نے پورا سر توڑ کر اپنی جو ہے اس میں ایفرٹ کی. میں سمجھتا ہوں اس میں سبھی کا جو ہے کریڈٹ ہے. اگر ہم نے لیجسلیشن میں کیا تو ہم نے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ترامیم، چاہے وہ نواز لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ہم نے پارلیمنٹ سے یہ جو ہے ووٹ کیے اور کروائی ہے تنظیم. ہم پر تنقید بھی ہوئی کہ یہ سب کچھ اس کے آڑ میں انہوں نے ایسی ترامیم بھی کروائی جو شاید فاٹف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ذاتی بنیاد پر کی. اور میں کریڈٹ کسی کا کم نہیں کر رہا ہوں، عمران خان کا کریڈٹ، آئی ایم ناٹ وٹلنگ ڈاؤن دیٹ کریڈٹ کہ انہوں نے بھی یقین پائلٹ کی اس نے بل، لیکن ہمارے بنا، نواز لیگ کے بنا یہ امینڈمنٹس قانون میں تھرو نہیں ہو سکتی تھی، نہ منی لانڈرنگ ایکٹ میں ہو سکتی تھی ترامیم، نہ ہی یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں ہماری میجورٹی تھی اپوزیشن کی، اور نہ ہی یہ پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے ہوتی، کیونکہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جو فنڈنگ ہے جس طریقے سے اس پر قدغن لگانا یہ شرط تھی آئی ایم ایف کی، منی لانڈرنگ کی یہ شرط تھی کہ اس کو اسٹرینجنٹ کریں. اور اب سب سے زیادہ کریڈٹ میں دیتا ہوں ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کہ جنہوں نے ایک ورلڈ ایک اس طرح طوفانی دورے کے ذریعے جو یہ فارن منسٹر بننے کے بعد نہ صرف امریکہ گئے، نہ صرف مڈل ایسٹ میں گئے، نہ صرف ڈیوس میں گئے، نہ صرف چائنا میں گئے، انہوں نے یعنی دنیا ساری میں، اور آج کل بھی وہ ایران میں گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک پاکستان کو جو محترم عمران خان صاحب نے ایکسکلوسو یعنی اس کو سیگریگیٹ کر کے آئسولیشن میں دھکیل دیا تھا، اور ہمارے تعلقات نہ صرف یونائٹڈ سے، یورپ سے، سعودی عرب سے، سب سے جو ہے، اور چائنا سے ہمارے تعلقات انہوں نے ایک قسم کے ملک میں کر دیے تھے تقریباً. یہ ساروں نے جا کے کر کے کلیکٹیو گلوبلائزیشن میں لا کے. کھوسا صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، بٹ آپ کا پوائنٹ بہت اچھی طرح سے آن ایئر آ بھی گیا. بہت بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب، شیخ فیاض الدین صاحب اور برگیڈیئر حارث نواز صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.